तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही एम्प्टीनेस एम्परर जो था वो आदेश देता है ब्लूस्टोन सील को कि इस बंदे का कंट्रोल इस चीज़ पर से खो दिया जाए, मतलब जो लीलू एक्वायर कर रहा था गॉडली फॉर्जिंग हार्ट, और होने भी वैसा लगता है। पूरा जो इन्फॉर्मेशन था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया था। जियांग किंग आगे बढ़ने को देखती है, लेकिन तभी हम इस दौरान देखते हैं कि लीलू के पास वो जो ब्रॉन्ज लैम्प था अपने आप पॉकेट स्फीयर से बाहर निकलता है, और ये वांग टाइक्सी थे जो सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में जो 6 सन्स माने जाते हैं उनमें से एक, और कहते भी है कि मैं इस बंदे के टैलेंट और कैरेक्टर को कमेंट करता हूँ। उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर इसे अगला उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब आगे, और जब ये बंदा प्रकट होता है ना, तो क्लाउड एम्परर हो या एम्प्टीनेस एम्परर एकदम हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि अब इन्हें दिखता है कि एक बंदा एंसेंट ऑल्टर के ऊपर हवा में था। भाई काफी लंबा था, गोल्डन सन जैसा रोब पहना हुआ था, हीरोइक दिखने में था, और आंखों में एक अलग शांति और बुद्धिमत्ता थी। और तो छोड़ी दो, लीलू हैरान था कि वांग टाइक्सी वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के 6वें सन, मतलब 6th सन। ऐसा नहीं पता था कि ब्रॉन्ज लैम्प में ऐसा पर्सनालिटी छिपा हुआ है, लेकिन फिर ये सोचते ये तो मर चुके हैं ना, फिर कैसे आ गए? क्योंकि अभी यहाँ पर जो वांग टाइक्सी प्रकट हुए थे ना, और लीलू ने जब स्पिरिचुअल रेजोनेंस केप में देखा था, उनमें काफी अंतर है। वहां पर वो भूत के जैसे दिखते थे, हल्का उनका बस फेडिश हो रहा था। तो फिलहाल वांग टाइक्सी के जब शब्द गूंजते हैं, तो जो ब्लूस्टोन सील था एंशिएंट ऑल्टर से कुछ जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था यहाँ पर रुकने लगता है। क्योंकि देखो, पहले वो वांग टाइक्सी की भी आइडेंटिटी वेरीफाई करता कि हाँ ये वही बंदा तो है ना, और समझ जाता कि ये तो वही है। लीलू ये देख करके एक्साइटेड हो जाता है, और फिर से इसका जो वो इन्फॉर्मेशन आ रहा था ना ऑल्टर से, इसके माइंड में एंटर करने लगता है। गॉडली फॉर्जिंग हार्ट का एब्सोल्यूट रेजोनेंस है, इसके चमकने लगता है। ऑब्वियसली देखो यार, वांग टाइक्सी की जो पोजीशन थी ना सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट में बहुत हाई थी। ये भी कहा जाता है कि जो भी सेक्रेड सन है ना, वो अगला सेक्ट मास्टर बन सकता था। मतलब वांग टाइक्सी सेक्ट मास्टर अगले बन सकते थे अगर उस टाइम जिंदा रहते तो। और लीलू सोचता है यार ये वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के रूल्स काफी टफ थे, और लीलू इन्हें थैंक्स बोलता है। वांग टाइक्सी की आंखों की तरफ दिखाया जाता है, मानो कितने समय से वो एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब इस दुनिया में तो अब नहीं है, वो शायद समय के परे जा चुके थे। और सेलेस्टियल मिरर पगोडा को एक कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ देखता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं बस एक स्पिरिचुअल अवशेष बन के रह जाऊं, इस जगह को दोबारा देख पाऊंगा। और लीलू को थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं इस जगह को दोबारा देख पा रहा हूँ। लीलू भी देखता है कि वांग टाइक्सी की आंखों में एक अलग कंफ्यूजन था, मतलब वो यहाँ पर ज्यादा समय तक रह नहीं सकते थे। इधर एम्प्टीनेस गुस्से में कहता कि वांग टाइक्सी आप जो थे तब थे, अब आपका बस ये शैडो है, ये मैटर्स में आप कैसे पढ़ सकते हो। ये ब्लूस्टोन सील को दोबारा से एक्टिवेट करता है, और कहता है कि ये जो इनका 6वां टाइटल है 6 सन का वांग टाइक्सी का, इनसे छीन लिया जाए। मतलब अगर उनका पोजीशन चला जाएगा तो लीलू को जो इन्होंने रिकमेंड किया अगला सक्सेसर के लिए वो भी चला जाएगा। लेकिन ब्लूस्टोन सील हल्का चमकता है, फिर शांत हो जाता है। अब वांग टाइक्सी एक स्माइल देते हैं कि तुम किस खानदान से हो एमएलए एम्परर, अभी बहुत यंग दिखते हो, कैसा मिल गया तुम्हें सेक्ट मास्टर का सील? लेकिन तुम्हें शायद हमारे रूल्स नहीं पता है सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के। अगर मुझे मेरे पोजीशन से हटाना है ना, तो इवन सेक्ट मास्टर को भी पूरी काउंसिल ऑफ एल्डर्स को बैठानी पड़ेगी, हम 6 सन्स को बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के डिसीजन लिया जा सकता है। तुम्हारा जैसा एक बाहरी बस उनका सील मिल गया तो तुम उसे यूज करना चाहते हो, और तुम्हारे पास ये सील है, इसका मतलब मेरा सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट खत्म हो चुका होगा। थोड़ा हैरान भी होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेक्ट मास्टर तो बहुत पावरफुल थी, उस समय हम टॉप पर थे, और मैं यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि देखो, ये गए थे जो सेक्ट मास्टर थी उनके साथ शैडो वर्ल्ड में, और उस दौरान इन पर अटैक हो गया था। इन्होंने बहुतों को मारा था, ग्रैंड डेविल्स को, लेकिन इन पर अटैक हो गया था 3 ग्रैंड डेविल्स के द्वारा, और ये मारे गए थे। और सेक्ट मास्टर ने फिर भी इनसे कहा था कि मैं तुम्हें चिंता करूंगा, हम बैटल जीत जाने चाहिए थे, क्योंकि सेक्ट मास्टर एकदम शैडो वर्ल्ड का जो कोर होता है ना, वहां तक पहुंच गई थी। इन्हें याद था वो चीज। मतलब इस समय ये विचारों में खोए हुए थे, और इधर एम्प्टीनेस जो था वो अपने हाथ में से कुछ तो ग्रेइश एनर्जी निकालता, हर एक चीज को नथिंगनेस में बदलने लगता है। वो ऑरा फिर से यूज कर रहा था ताकि लीलू, जियांग किंग, वांग टाइक्सी सभी को एक बार में निपटा दे। लेकिन तभी जैसे ही इस ऑरा को बढ़ाता है, एक बड़ा सा लोटस प्रकट होता है जो इसके ऑरा को ब्लॉक करने लगता है, और ये क्लाउड एम्परर का अटैक था। क्लाउड एम्परर कहते हैं एम्प्टीनेस तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, और ये अपने ऑरा से ना हेवनली एम्परर जो था ये एम्प्टीनेस, उसको एक सील में बांधने लगते हैं, जेल के समान एक ऑरा बनाने लगते हैं। एम्प्टीनेस भी नहीं रुकता है, अपनी ऑरा को यूज करते और एक डीमन हीप जैसा कुछ तो बना देता है। जितने भी इसके रेजोनेंसेस थे ना, सबको फिजिकल फॉर्म दे रहा था। देखो, एक था इसका एम्प्टीनेस रेजोनेंस, दूसरा था डीमन हीप रेजोनेंस, तीसरा था इंक वाटर रेजोनेंस। इनको मिलाकर के ये 3 हेडेड फ्लड ड्रैगन रेजोनेंस बनाता, मतलब चौथा था वो, सॉरी, 3 हेडेड फ्लड ड्रैगन रेजोनेंस। जिससे भी ये पूरा मिल करके टच करते थे ना, वो चीज पूरा गायब हो जाता था। और ये कहता है कि क्लाउड, अगर तुम लीलू को लेगेसी सन भी बनवा देते तो चीजें नहीं बदलने वाली है। डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल तो हम लेकर ही जाएंगे, उसके जैसा पित्ती ड्यूक भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। मतलब डिवाइन फ्रूट इतना पावरफुल होता है, क्योंकि क्लाउड एम्परर भी जानते थे कि हेवनली एम्परर ये जो एम्प्टीनेस है वो सही कह रहा है। इधर क्लाउड एम्परर पर्पल क्लाउड्स को कंडेंस कर, और क्लाउड में से बहुत सारे क्रिएचर्स निकल, ये लाइफ फोर्स को यूज कर रहे थे ताकि एम्प्टीनेस का जो एम्प्टी हो रहा है उसको काउंटर कर सके।
इधर लीलू उस दौरान गॉडली फॉर्जिंग आर्ट को समझ रहा था और फाइनली वो जो कॉल्ड्रन था ना वो वहां पर बन जाता है जहां पर इसके फ्लेम दिखते थे, मतलब एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो इवॉल्व हो चुका था और वहां पर एक गोल्डन व्हील बन जाता है पहिए जैसा और उसके अंदर में कॉल्ड्रन के अंदर में ना अब प्लेटिनम कलर का फ्लेम दिख रहा था, जैसे कि आप कह सकते हो ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम। इसी से लीलू अपना फोर्थ ब्लैंक पैलेस को रिफाइन कर सकता है। अब लीलू की आंखों में एक अलग इमोशन था, अच्छा तो ये है ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम। हालांकि देखो इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो जो ये पूरा इवॉल्व तब तक नहीं हो सकता जब तक इसे वो गोल्डन पिल न मिल जाए, जैसा इसकी मॉम ने बताया था। और एक बड़ी बात ये होती है कि ये गोल्डन पिल उस समय उसको मिलता था। देखो सैक्रेड वाइड रेजोनेंस सेट में बहुत सारे सैक्रेड सन्स होते थे, उसमें से कोई भी सेट मास्टर बन सकता था, तो जो सबसे अच्छा करता था उसे ही वो मिलता था। इधर लीलू ये सब सोच रहा था, इधर इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो बहुत तेजी से घूमने लगता है, उसमें से एक अलग आवाज निकल रही, एक डेवोरिंग फोर्स। और ये इसका टारगेट कहाँ पर था डेवोरिंग फोर्स का? डेवोरिंग मतलब जो खींचता है, और वो था डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल की तरफ। लीलू बोलता है भाई शांत हो जा, मुझे मरवाएगा क्या? ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो को शांत करना चाहता था, क्योंकि भाई डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल ये कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका पावर खतरनाक होता है। लीलू की बॉडी शायद झेल ना पाए, बट फिर भी ना एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो मान नहीं रहा। मतलब वो जो पावर था ना इसके एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो का, उसमें एक फ्लक्चुएशन हो रहा था जो स्पेस को मानो चीर सकता था और डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल को आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ। देखो लीलू अब बन तो चुका था कि एक लेगेसी सैक्रेड सन ये है, सेक्ट मास्टर के लिए आगे जा सकता है और ब्लू स्टोन सील अब इसे सप्रेस भी नहीं कर सकता। एक तरह से कह सकते हो लीलू क्राउन प्रिंस है और ब्लू स्टोन सील जो इंपीरियल सील है, जो भी उसको यूज करेगा उसका पावर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खुद अगर वो एम्परर नहीं है तो उसका पावर उतना नहीं होगा। यार एम्प्टीनेस इस चीज को फील कर लेता है। अब ब्लू स्टोन सील का पावर मानो 2 भागों में बढ़ चुका था लीलू की वजह से, क्योंकि देखो ब्लू स्टोन सील आकर्षित कर रहा था डिवाइन फ्रूट को, इधर से लीलू का जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो भी था वो भी आकर्षित कर रहा था। एम्प्टीनेस को हाथ आता है गुस्सा कि एक चींटी जैसा बंदा ये ऐसे पावर्स के बीच में पड़ रहा है। अब दोनों के पास बराबर का पावर था एक तरह से, ब्लू स्टोन सील और लीलू के पास। ये सोचता कि ठीक है, मतलब ये जो एम्प्टीनेस था मैं लीलू को सप्रेस कर दूंगा। अब एम्प्टीनेस जब अपना पावर भेजता है ना ब्लू स्टोन सील की तरफ, तो ब्लू स्टोन सील को और पावर मिलता है, तो वो क्रिस्टल रेजोनेंस अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है। अब लीलू सोचता क्या करो, हेवनली एम्परर से तो कंपटीशन नहीं कर सकता, पर तभी ज़ियांग किंग की वजह थी मैं हेल्प करती। अब वो लीलू के हाथ को पकड़ ली और जैसे ही पकड़ती है ना लीलू का एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो काफी खुश हो जाता, मानो इसके हैलो के पास एक अलग पावर आ चुका, मतलब ज़ियांग किंग के पास भी एक अलग पावर था। तो डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल जो उस तरफ पड़ रहा था वो रुक जाता है बीच में और फिर लीलू की तरफ बढ़ने लगता। लीलू भी सरप्राइज होता है कि ज़ियांग किंग है। अब ये सोचता है क्या ये बंदी जो लेजेंडरी सेक्ट मास्टर थी उनके खानदान की है क्या? क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है ना कि सामने वाला हेवनली एम्परर है फिर भी इस बंदी का पोजीशन ऊपर है। ज़ियांग किंग बोलती देखो मुझे भी कुछ ऐसा पता नहीं। लीलू वांग टाइजी से पूछना चाहता था ज़ियांग किंग के सही पहचान के बारे में, लेकिन फिलहाल वो समय सही नहीं था। इधर हेवनली एम्परर जो था एम्प्टीनेस, उसको गुस्सा आ रहा था कि ये दुपिद्दी लेवल के ट्यूक मुझे रोक रहे हैं, और उसे गुस्सा आता है कि तुम लोग कीड़े मकोड़े, तुम्हें चाहिए डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल, ठीक है फिर इतना तुम्हें चाहिए तो ले ही लो। और ये क्या करता है ना ब्लू स्टोन सील को रोक देता है, मतलब अपनी तरफ से अपनी तरफ खींच लेता। अब क्योंकि देखो ब्लू स्टोन सील था नहीं, तो जो क्रिस्टल रेजोनेंस था वो बहुत तेजी से लीलू की तरफ बढ़ता है और लीलू वगैरह को खींचने लगता है जहां पर वो हेवनली एम्परर जो थे पहले उनकी बॉडी पड़ी थी गहराइयों में, मतलब पगोड़ा के। लीलू हाथ पकड़े हुए थे ज़ियांग किंग का, दोनों ऐसा भंवर के समान गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहे हैं। अब जब क्लाउड एम्परर भी ये सेंस करते तो थोड़े चिंतित हो जाता कि इन्हें रोक सके, अंदर ना जा पाएंगे ज्यादा, लेकिन क्लाउड एम्परर को काउंटर कर देता एम्प्टीनेस, तो ये क्या ही कर सकते थे। और अंदर अगर गए लीलू और ज़ियांग किंग जैसे वो फोर्स खींच रहा है तो ये खत्म होना इनका पक्का था। पर तभी एक आवाज आती है और ये वांग टाइजी के पास, और वो एक सील बनाते हैं जो कि हेवनली एम्परर की बॉडी थी ना उस तरफ पड़ती, वहां से अनस्टेबल पावर आ रहा था, तो वहां पर एक ऐसा लग रहा था कि विस्फोट हो सकता है, लेकिन जैसे ही हैंड सील बना के उस तरफ बढ़ाते वो शांत हो जाता। एम्प्टीनेस भी हैरान होता है और क्लाउड एम्परर भी हैरान होते हैं कि वांग टाइजी ऐसा कैसा कर सकते हैं, मतलब वो तो बस एक स्पिरिचुअल ऑरा भी है और पूरी फॉर्म में नहीं है, हेवनली एम्परर की बॉडी कैसे कंट्रोल कर सकते। वांग टाइजी फिर से उस बॉडी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ठीक है मैं एक स्पिरिचुअल रेमेनेंट हूँ, बस बचा कुचा इस दुनिया में अब नहीं हूँ, लेकिन मेरी ही लाश को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये उससे भी बड़ा शॉक था जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन क्लाउड एम्परर अब चैन की सांस लेते, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ रही थी उस बॉडी से, उस हार्ट की तरफ से, अब वो शांत हो जाती, मतलब लीलू और ज़ियांग किंग सेफ हैं फिलहाल। एम्प्टीनेस का जो काम था वो चौपट हो रहा था। लीलू और ज़ियांग किंग उस गहराइयों में पहुंच चुके थे उस पुलिंग फोर्स के द्वारा जो कि डिवाइन क्रिस्टल इनको खींचता है, और फिलहाल इनकी आंखों के सामने वो एक बड़ी सी बॉडी दिखाई देती, मानो एक अलग स्पेस में हो। बस उसका प्रेशर फील करके नहीं हैरान भाई हेवनली एम्परर इतने तगड़े होते हैं, तो कितने सालों पहले मर चुके हैं ये, मतलब भाई 7-8 हजार साल तो आराम से हो चुके थे। लीलू खुद को अंडरस्टिमेट कर रहा था कि यार क्या पावर है इनका ये वो। ज़ियांग किंग उसको समझाती है कि अरे कुछ समय की बात है, तुम भी उस लेवल पे रहोगे। अब लीलू भी सुनता है कि हाँ जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना तो इस एम्प्टीनेस को तो बहुत पीटूंगा मैं। तो फिलहाल ये थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और लीलू फिर शांत हो जाता है
और डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस की तरफ देखता है और इसका ध्यान अब जाता है फाइनली उस पर, मतलब क्योंकि करीब था ये, तो एकदम परफेक्ट क्रिस्टल के समान दिख रहा था। एक खतरनाक ट्रेजर था, मतलब सोचो एक सुप्रीम 9th ग्रेड का क्रिस्टल रेजोनेंस था ये बेसिकली, जिसमें डिवाइन फ्रूट भी बन चुका है। और क्रिस्टल रेजोनेंस जिसमें डिवाइन फ्रूट बन जाए भाई, वो तो हेवनली एम्परर भी चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत कम हेवनली एम्परर होते हैं जो कि उस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल बन जाए उनके रेजोनेंस से। अब लीलू जब खुद को देखता है ना, उसकी बॉडी पर वो स्किन्स पर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। इसका जो ब्लड था वो इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, कि इसे समझाती है कि अगर वो क्रिस्टल्स तुम्हारे बॉडी में बनते जाएंगे तो तुम मारे जा सकते हो। लीलू तुरंत ही इनको क्लींस करने लगता है अपने एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो से, और जियांग किंग ये भी सेम कर रही थी। मतलब कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल रेजोनेंस इनको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी लीलू कहता है अब ये है तो हमें कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी को जाने तो नहीं दे सकते, जितना एब्जॉर्ब करेंगे हमारे लिए फायदा है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, खतरों का सामना तो करना पड़ेगा। और जियांग किंग ये भी समझती थी, तो वो भी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। अब लीलू इस दौरान हैंडसील बनाता और इसके सर के ऊपर में ना वो गोल्डन पहिया फिर से बन जाता है। एब्सोल्युटली वो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था, और लीलू ने पहली बार उसको अपनी बॉडी से बाहर बुलाया था। तेजी से रोटेट कर रहा था और उस पर 4 रेजोनेंट पैलेसेस दिख रहे थे, एक खाली था और 3 भरे हुए थे। और सेंटर पे ना वही फायर कॉल्ड्रॉन था जिस पर प्लेटिनम कलर के फ्लेम्स उग रहे थे, जल रहे थे। फिलहाल अब ये जो पहिया था ना, जो डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस का पावर इनकी बॉडी में एंटर कर रहा था, उससे अपनी तरफ आकर्षित करता है और कॉल्ड्रॉन में रिफाइन करने को देखता है। लीलू जब ये देखता है ना और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और ये एनर्जी फिर इसकी बॉडी में प्रवेश करने लगती है। धीरे धीरे मतलब चक्कर लगा करके इसके 4th रेजोनेंस में जो खाली था उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। लीलू को लगा नहीं था कि ये इतना नसीब वाला होगा, कि देखो इसका कैसा था कि भाई पहले वो गॉडली फोर्सिंग आर्ट मिल जाए, बाहर जाऊंगा, फिर अच्छे मटेरियल्स इकट्ठा करूंगा और 4th रेजोनेंस को रिफाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पर 4था रेजोनेंस तो चल के मानो आ गया था, और वो भी इतने हाई क्वालिटी का। खुश तो हो रहा था, लेकिन इसकी बॉडी पर भी वो जो क्रिस्टल रेजोनेंस था ना, मशरूम के समान उगने लगा। मतलब वो डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस कहीं ना कहीं इसे बुरी तरह से इफेक्ट भी कर रहा था। ये पहले से ज्यादा खतरनाक। जियांग किंग इस दौरान अपने डिवाइन लाइट को एक्टिवेट करती है, मतलब तीनों रेजोनेंस को यूज करके, ताकि लीलू की बॉडी पर कुछ ना हो, इन्हें प्योरीफाई करने को दी। मतलब इन रेजोनेंस से डील करना काफी टफ था। एक तो जियांग किंग को खुद की भी बॉडी को सही करना था और साथ में लीलू को भी सपोर्ट करना था। दोनों हेवनली एम्परर भी इस तरफ देखते हैं, और इस दौरान एम्प्टीनेस कहता है इतना मूर्ख बच्चा मैंने पहली बार देखा, डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल को खाने को देख रहा है। डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल जहर होता है स्किन के लिए, और एम्प्टीनेस कहता है मैं इसका सहायता कर ही देता। ब्लू स्टोन सील को ये दोबारा एक्टिवेट कर देता, और अपनी ऑरा के थ्रू ये क्या करता है ना, जो ब्लू स्टोन सील के थ्रू और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल्स को लीलू की तरफ बढ़ा देता, क्रिस्टल लाइट के फॉर्म में। और इस समय ना इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी कुछ नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर भी ये क्रिस्टल्स जमा होने लगते। तो लीलू का 4th रेजोनेंस जो कि बन रहा था बट डिम होने लगता। जियांग किंग चिल्लाती है कि लीलू जल्दी करो, तुम्हें जल्दी रिफाइन करना पड़ेगा। पूरे पावर से ये लीलू को सपोर्ट करती है। नॉर्मल पावर ये क्रिस्टल एनर्जी को क्लींस नहीं कर सकते। जियांग किंग कितना भी ट्राई कर रही थी, लेकिन ये क्रिस्टल्स का रेट बहुत फास्ट था, तो लीलू की आधी बॉडी क्रिस्टल से भर जाती। उधर बाहर में हमें स्पेस के ली होंग्यू, ची चान, निन मेंग को दिखाया जाता है जो काफी चिंतित थे। इवन जुआन जिन बाई यूर जिंग भी। क्लाउड हेवनली एम्परर को दिखाया जाता है कि वो भी कहते हैं डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस, बहुत तगड़ी एनर्जी उसके अंदर। लीलू और जियांग किंग बहुत कम है कि रेजिस्ट कर पाए, उन्हें मदद की जरूरत पड़ी। डिवो मिंगजुआन कहते हैं हम तैयार हैं सहायता करने के लिए, बट क्लाउड एम्परर कहते हैं तुम्हारे रेजोनेंस ग्रेड हाई नहीं है, तो वो डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल को काउंटर नहीं कर पाए। मिंगजुआन पूछता है किस प्रकार का ग्रेड चाहिए, तो ये बोलते हैं अपर 9th ग्रेड का, और यहाँ पर अपर 9th ग्रेड वाला कौन ही था। पर तभी यहाँ पर एक रहम सी आवाज सुनाई देती है कि मुझे जाने दो, और ये थी लू किंग। इस समय उसके बॉडी से खतरनाक लेवल का आइस रेजोनेंट पावर निकल रहा था, और 3rd आई पर ना वही फिर से एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर चमकता। मिंगजुआन, शेंक्यू अवेयर, चाहे जो भी लोग थे हैरान थे, अपर 9th ग्रेड का आइस रेजोनेंस। लू किंग ने इनके सामने पहली बार ये अपना ट्रम्प कार्ड रिवील किया था। क्लाउड एम्परर तो पहचान जाते, अच्छा तो परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड, गोल्डन ड्रैगन माउंटेन की लू फैमिली। लू किंग इन्हें रेस्पेक्ट दिखा और एक कहते हैं फिर कि तुम लीलू की मदद करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड को पूरी तरह से जगा दोगी तो तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे इमोशंस लगभग फ्रीज हो जाएंगे। लू किंग उन दोनों की तरफ देखती जो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके लीलू की तरफ जिसकी बॉडी पर क्रिस्टल्स जमते जा रहे थे। उसके बर्फीले दिल में भी मानो एक दर्द हो रहा था। एक गहरी सांस लेती कि हाँ मैं तैयार हूँ इस प्राइस को भी पे करने के लिए, मुझे आप अंदर भेज दीजिए। क्लाउड एम्परर फिर से इस कोल्ड लेडी को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कहते नहीं है, मिस्टीरियस स्माइल देते, टॉयलेट क्लाउड बनाते हैं और लू किंग को भी अंदर भेज देते हैं। इधर लीलू स्ट्रगल कर रहा अभी देखता है लू किंग को, ये चिंतित हो जाता है कि यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब ये एनर्जी बहुत खतरनाक है। लू किंग कुछ नहीं कहती, अपने हाथ को आगे बढ़ा, इसका एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल और तेजी से चमक, ब्लू लाइट यहाँ पर इकट्ठा होने लगती और फिर कहती है, मतलब प्यारे आवाज में कहती है, लीलू ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जहां पर भी नहीं ये पावर गुजरता है अपर 9th ग्रेड के आइस रेजोनेंस, वो जो क्रिस्टल्स आ रहे थे ना वहीं पर फ्रीज होने लगते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगते हैं।
इवन जो लीलू के बॉडी पर ये क्रिस्टल्स थे ना वो भी फ्रीज हो जाते हैं और फ्रोजन डस्ट में टूट के बिखर जाते हैं। लू किंगर का स्ट्रेंथ नहीं था तगड़ा जियांग किंगे के बराबर, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंट पावर मैटर नहीं करता था। यहाँ पर मैटर करता था आप इस क्रिस्टलिन रेडिएशन को कैसे काउंटर करो, और इसमें इसका अपर 9th ग्रेड का आइस रेजोनेंस काफी था। इवन नॉर्मल लेवल का किंग भी ये काम नहीं कर सकता। लीलू जब उसका पेन थोड़ा कम होने लगता है वो लू किंगर की तरफ देख और देख रहा था कि लू किंगर का जो कोल्ड हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। और इस समय लू किंगर का जो हाथ था ना लीलू के पीठ पर था, बैक से सपोर्ट करते वो ऑरा प्रोवाइड कर रही थी ताकि इसकी बॉडी पर जो भी आफ्टर इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाए। और लीलू देखता है साइड से इसको देख पाता है कि इस बंदी की आंखों में जो इमोशंस है ना वो फ्रीज होते जा रहे हैं। बिल्कुल भी ना इमोशन में फ्लक्चुएशन नहीं था। लीलू समझ रहा था परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड, ये बंदी और भी बदल जाएगी। अब लीलू भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करता, मन में सोचता किंगर मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा फ्यूचर में इस इमोशंस को डील करने में। बट देखो लू किंगर को कुछ और ही चाहिए भाई, लीलू चाहिए और वो तो उसे मिल नहीं सकता। और लीलू सोचता है यार जियांग किंगे समझ रही थी इसके इमोशंस को और कहती है पहले ये मैटर रिजॉल्व करते हैं, वो चीजें बाद में देख लेंगे। लीलू भी समझ जाता है इस बंदी को पता है। तो फिलहाल लीलू अब एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के थ्रू ये जो बीच में कॉल्ट्रन बना था उससे ये पावर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और देखो क्रिस्टल रेजोनेंस एनर्जी बहुत वास्ट थी, बहुत तगड़ी थी, तो इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी एकदम एक्सट्रीम तक पुश होता है। मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा थी ना कि लीलू भाई ओवरवेल्म हो जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो एक्सप्लोड कर जाए। तो एनर्जी ज्यादा थी तो जियांग किंगे कहती है कि लीलू एक काम करो, क्यों ना तुम ये जो एक्सेस एनर्जी तुम्हारी बॉडी में जा रही है वो लू किंगर और मेरी तरफ चैनल कर दो। लीलू भी फिर भी सोचता है कि सिस्टर किंगे ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनको भी काफी दर्द होगा। बट जियांग किंगे समझा और कहती है तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है एनर्जी पूरा हम चुरा लेंगे। और जियांग किंगे मजाक कर रही थी वैसे भी। तो फिलहाल उसकी बात ये मानता है और जो एक्सेस एनर्जी थी ना ये डायरेक्ट करने लगता है जियांग किंगे और लू किंगर की बॉडीज में, क्योंकि हाथ से टच थे तो एनर्जी फ्लो कर रही थी। दोनों भी काफी दर्द में आ जाती है। लंबा समय बीत रहा था, धीरे धीरे थोड़ा समय मतलब बीतता है। लीलू फील करता है कि अब इसकी बॉडी से ज्यादा एनर्जी नहीं ले सकता। और लीलू इस दौरान देखता है ना कि इसका जो क्रिस्टल रेजोनेंस था वो जन्म ले चुका था, लेकिन इसका क्रिस्टल रेजोनेंस किसी कुछ तो पावर में कम था और वो था सेकेंडरी रेजोनेंस। क्योंकि देखो इसके बॉडी स्पेशल थी, रेजोनेंसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी आ ही सकते थे। और इसके पास एक गोल्ड लोटस कोल्ड एनर्जी भी था जो कि इसको स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव में मिला था जब इसने लू किंगर का मदद किया। गहरी सांस लेता है और ये जो गोल्ड लोटस कोल्ड एनर्जी था इसे एब्सॉर्ब करना शुरू करता, फोर्थ रेजोनेंस में रिफाइन करके भेजने लगता। ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम जल रहा था और इसे रिफाइन कर रहा था। और फाइनली ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। इसका चौथा रेजोनेंस जन्म ले चुका था, आइस क्रिस्टल रेजोनेंस। अब जब ये चौथा रेजोनेंस इसके बॉडी में आ जाता है ना तो इसका एनर्जी यानी रेजोनेंट पावर बढ़ना शुरू होता और पलक छपकते ये अपर 3rd ग्रेड के ड्यूक पर पहुंच चुका था। और जो चौथा रेजोनेंस पैलेस था ना वहां से एक बाइंडिंग लाइट निकल रही और बाकी जो रेजोनेंसेस से थे उनसे कनेक्ट होने लगती है। मतलब टोटल 8 रेजोनेंसेस अब इसके पास आ चुके थे, वाटर लाइट, वुड अर्थ, थंडर ड्रैगन और आइस क्रिस्टल। और उसके बाद जो था ना इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी थोड़ा इवॉल्व होता है, उसमें और भी क्रिस्टल मतलब रून्स वगैरह दिखने लगते और एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड में भी चेंजेस आ रहे थे, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा था। अभी भी उसमें से सक्शन फोर्स निकलते रहता है क्रिस्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि देखो अब इसका रेजोनेंस तो बन चुका था लेकिन उसका लेवल लो था, तो और रिफाइन करेगा तो पावर को प्यूरिफाई करके बढ़ा सकता है। फिलहाल इसका जो चौथा रेजोनेंस बना था वो 3rd ग्रेड का था, लेकिन और पावर एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपग्रेड होना शुरू होता है 4th ग्रेड, 5th, 6th और थोड़े समय में 6th ग्रेड पर पहुंच चुका था। और अभी भी इवॉल्व हो रहा था। लीलू बस सोच रहा था यार और एब्जॉर्ब कर लो, मजा आ जाएगा, क्योंकि लेवल बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। स्पिरिचुअल लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट्स एब्जॉर्ब करते रहो। और मान लो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो भी ये बात समझ रहा था कि हाँ भाई और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इधर जियांग किंगे और लू किंगर को भी फायदा हो रहा था क्रिस्टल रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, क्योंकि देखो इनका बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे एनर्जी में रिफाइन करता था फिर एब्जॉर्ब करता था। इधर ये काफी तेजी से एनर्जी डिवोर कर रहे थे और एम्प्टीनेस एम्परर को अब गुस्सा आ रहा था। ये सैक्रेड ऑब्जेक्ट तुम चींटियां इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते। इसके अंदर एक खतरनाक किलिंग इंटेंट आता। क्लाउड एम्परर भी सीरियस होता और एम्प्टीनेस को फिर से रोकने को दे। और एम्प्टीनेस कहता है क्लाउड तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी कर लो आज रिजल्ट नहीं बदल पाओगे। डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल तो मैं लेकर जाऊंगा। बहुत तेजी से वो स्पेस में पड़ता है। ब्लैक रिवर इसके आसपास बनने लगता है। ब्लैक शैडो प्रकट होता और ब्लैक शैडो के अंदर में ना एक ब्लैक कॉफिन था। और वो जैसे ही प्रकट होता ना क्लाउड एम्परर की जो एनर्जी जा रही थी आगे एम्प्टीनेस को रोकने के लिए, वॉयलेट एनर्जी, उससे ये तुरंत काउंटर कर देता है। क्लाउड एम्परर का एक्सप्रेशन बदल, ब्लैक कॉफिन में ऐसा क्या है जो इनके पावर को इजीली काउंटर कर दे रहा है। और इस दौरान वांग टेंगजी जो कि गायब हो रहे थे धीरे धीरे, वो भी हैरान होकर उस तरफ देखते उस ब्लैक कॉफिन की तरफ। इधर इस दौरान इनकी बॉडी जो थी जो एनर्जी के फॉर्म में थी वो फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और एंशिएंट लैंप में चली जाती है। लीलू का भी नजर उस कॉफिन की तरफ जाता है। उसके एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में भी एक परिवर्तन सा रहा, मतलब वो रुकने लगते हैं जो फ्लेम थे। लीलू सोचता है यार ऐसा भी कोई पावर है जो मेरे एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को इफेक्ट कर रहा है। इवन जियांग किंगे का भी पावर क्योटिक हो जाता है। वो भी हैरान होकर के उस कॉफिन की तरफ देखने लगती है। लीलू बोलता है सिस्टर किंगे। जियांग किंगे मानो विचारों में खो गई थी, बट लीलू के बोलने पर वापस आती। अब इतना ही कहती लीलू से कि उस ब्लैक कॉफिन में कुछ तो ऐसा है जो कि मुझसे बहुत गहरा रिलेशन है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं
और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के ए मुसाफिर विदा लेता हूँ।